फेमस, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब आज क्या देखेंगे, तो आज हम ये देखेंगे कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक साथ रख देते हैं और वो दोनों कैसे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो जब भी मैं बोलूंगा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनेंगे और समझेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर इसको बोलते हैं हिंदी में धारावाही चालक, धारावाही चालक। तो ये चालक किसी भी शेप में हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? अभी आप दो ही समझो, ये लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। हम कौन सा ले रहे हैं ये बताना पड़ेगा। अभी हमारी जो कहानी है वो शुरू से लेके अब तक, इसके पहले वाले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में, उन दोनों लेक्चर में आप देखोगे तो हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है वो लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब लीनियर है, वो सीधा समझो। जब ये कहानी खत्म कर लेंगे फिर हम सर्कुलर पे पहुंचेंगे, फिर सेम कहानी सर्कुलर के लिए देखेंगे। ओके, तो पहले लीनियर की खेल में हम चल रहे हैं, यानी हम दो करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं जो कैसे हैं, लॉन्ग है। और इनके अंदर देखो नाम में ही लिख दिया गया कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट है, करंट को कैरी करके चल रहा है ये कंडक्टर, और वो लंबाई वाला कंडक्टर है। तो यही तो होंगे। और दो मैं ले रहा हूं, एक नहीं दो। ये है कंडक्टर नंबर 1 और ये कंडक्टर नंबर 2। इसके अंदर क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में, दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इसमें भी और इसमें भी जब करंट फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या मान ले रहा हूं, B1, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या मान ले रहा हूं, B2। पहली बात। दूसरी बात सुनेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सर यहाँ भी I और यहाँ भी I, यानी करंट भी सेम है। नहीं सर, ये अलग अलग हो सकता है, I1 और I2, इसीलिए तो अलग अलग कंडक्टर में मान रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अगर सेम के लिए लेके चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। हम जो भी फॉर्मूला, ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं, इस पे हमको क्या करना है, एप्लीकेशंस, मतलब इनका यूज करना है ना हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे I1 और I2 लेंगे। ठीक है, हाँ ये जरूर कर लीजिएगा कि इन दोनों को सेम लेंथ का मान लीजिएगा, लंबाई क्या रखिएगा दोनों की सेम, यानी इसका भी L तो इसका भी L। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोलैप्स होंगी तो दोनों के ऊपर एक फोर्स जरूर जनरेट होगा, हाँ या ना? अब इस 1 पे देखा जाए तो इस 1 पे ये फोर्स लगा रहा होगा, कौन, ये वाला, और इस 2 पे भी तो ये वाला फोर्स लगा रहा होगा। सर ये क्या किया आपने, डायरेक्शन सेम कर दी, मतलब आप 2 पे दिखा रहे तो इधर की ओर और 1 पे दिखा रहे तो इधर की ओर, ऐसा क्यों? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा कि जब भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में पैदा होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर है? और अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में रिपल्सन क्रिएट किया जाएगा दोनों के द्वारा। ठीक है ना, दोनों के द्वारा रिपल्सन वाला फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, ये बातें दोनों आप याद रखेंगे। ओके, जब ये दोनों बातें याद रखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे कहानी को। ठीक है, अच्छा कई लोगों के मन में चल रहा होगा वाई, तो इन सबका मैं आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, इन सबका मैं आंसर दे चुका हूँ। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को और समझते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, मैं इसको मिटाऊं, बिल्कुल, हमने कैसा करंट लिया है, सॉरी कैसा कंडक्टर लिया है, सर ये एक लॉन्ग वायर है। ठीक है ना, और इसमें हम लोगों ने दो चीजें पहले से ही डिराइव कर ली है कि भैया अगर एक कंडक्टर है तो इसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी हमने पता कर लिया है कि इसके द्वारा कितना फोर्स किसी दूसरे पे एक्सर्ट किया जाएगा, है ना। यानी सिंपल कि अगर ये मान लीजिए वायर है तो इस वायर के पास, सॉरी इस वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा पता कर लिया है, बिल्कुल। और ऐसे ही इस वायर के ऊपर
इसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना फोर्स लगेगा, ये हमने पहले से ही क्या कर लिया है, पता कर लिया है। तो दोनों को पहले मैं दोनों का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख देता हूँ। अगर मुझे ये पता करना हो कि कितना फोर्स लग रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स हमने क्या पता किया था, अभी जस्ट मैंने क्या दिखाया था, क्या बताया है अभी जस्ट, बताइए फटाक से। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की बात करूं तो हमने बताया ना BIL साइन थीटा था, यस और नो। और मैक्सिमम अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो हो जाएगा BIL, क्योंकि इस केस में थीटा जो होता है 90 डिग्री हो जाता है ना। सेकेंड नंबर पे जाइए, हमने इससे पहले मतलब इस फोर्स से भी पहले ये पता कर लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है ना। तो B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, पूरे के नीचे 4 पाई होता है और इंटू बगल में a होता है। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब लेते हो तो यहाँ पे बस क्या आ जाता है 2 होता है ना भाई। यहाँ पे l लेंथ तो लिया है लेकिन हम इंड नहीं ना बता सकते, इसका डिफाइन नहीं कर सकते फिलहाल में, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ले नहीं रहे, हम पूरे के लिए ले रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले के साथ रिलेट करेंगे। ओके क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूलों का हमको क्या करना है, यूज करना है ना। चलो अब फटाफट हम ये देखते हैं कि इस B1 सॉरी इस पहले कंडक्टर के ऊपर दूसरे के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सर, फोर्स टू 1 है कि नहीं है, फोर्स बाई 2 इंटू 1, ठीक है ना, सॉरी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब ये होगा, तो हम किस पे देख रहे हैं 1 पे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 2 होगा इस पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब फटाफट क्या निकालते हैं, F12 निकालते हैं। F12 निकाल लेंगे। F12 के लिए फॉर्मूला क्या है सर, F12 के लिए हमारे पास फॉर्मूला BIL, साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ले रहा है। देखो मैक्सिमम है ना भाई, जो पॉइंट ले रहा है वो क्या है 90 डिग्री पे है ना। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, अभी देखो कंडक्टर दोनों पैरेलल है, लेकिन जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे वो क्या होगा, इसके अनुसार क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री पे हम खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर रखना इस बात को। ये दोनों कंडक्टर कैसे हैं, 1 and 2 आर पैरेलल, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हम साइन 90 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, साइन 90। क्या लेके चलेंगे, साइन 90। इस बात को याद रखिएगा, या अभी फिलहाल में आप साइन थीटा लेके चलो, आगे साइन 90 रख दिया जाएगा एक ही साथ। तो F12 रहेगा। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसका लेते हैं, हम दूसरे का लेते हैं। पहले कंडक्टर पे फोर्स देख रहे हो तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे B2, लेकिन करंट अपना यूज करोगे और लेंथ भी अपनी ही लोगे और यहाँ पे साइन थीटा होगा। अच्छा इस चीज को लिख लेना, पहले मैंने हेडिंग डाला ही नहीं। फोर्स ऑन वन मतलब फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर मानेंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ले दे के हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट 90 ये लिख देना चाहिए पहले ही। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि हम ये पता कर लें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, कौन, सेकेंड वाला है ना। तो सेकेंड वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम ये पता करना चाहें यानी B2 निकालना चाहें, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि म्यू नॉट लिखना है और उसके अंदर उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट पैदा हो रहा है सर, I2 है ना। और 2 पाई ए की वैल्यू क्या रखोगे भाई, ए की वैल्यू मतलब ये ए की वैल्यू दैट मीन्स कि यहां से इस वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही तो होता है ए। तो ए डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर। तो मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं कि यहां से यहां तक कितना है, डी है। कितना मान लिया मैंने, डी। तो इसे के जगह पे क्या आ जाएगा, डी, खत्म आ गया। तो क्या आ गया, B2 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी लिख दूंगा मैं, बिल्कुल। तो मिल गया मुझे यहाँ पे म्यू नॉट I2 अपॉन, एक काम करो I को स्मॉल मत लिखो, कैपिटल लिखो, ज़्यादा अच्छा फील आएगा, क्योंकि बगलिया में L है, कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो I2 और पूरे के नीचे आप लिख दो 2 पाई डी। और देखो ये I1L है कि नहीं है, तो I1L ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया। ध्यान से देखो, यही जो फोर्स है यही अपना अच्छा वाला फोर्स है, यानी F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट, सही, इसको सही तरीके से लिख दो तो I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी आ गया। नीचे एक बार चेक कर लेंगे,
सही है, ये मिल गया हमको पहले कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स आया है ये क्या है, टोटल फोर्स है। ठीक है, टोटल फोर्स आ गया तब क्या प्रॉब्लम है। नहीं, हम चाहते हैं ना यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स पता करना। ये तो पूरे लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, हम चाहते हैं यूनिट लेंथ पे बता दो कितना फोर्स लग रहा है। टोटल फोर्स मिल गया ना, यूनिट लेंथ पता कर लो। यूनिट लेंथ, अच्छा यूनिट लेंथ हम क्यों बार बार पता करते हैं, देखो यूनिट लेंथ अगर पता कर लोगे ना तो फिर जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर 10 टॉफियाँ हैं, है ना, तो 10 टॉफी का दाम कितना है, 30 रुपया है। तो एक टॉफी का दाम बताओ, एक टॉफी का दाम बताओ, है ना। तो कैसे पता करते हैं सर, हम यहाँ से एक टॉफी का दाम ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा एक छोड़ो यार, हमसे बोल देता 20 टॉफी का दाम बताओ, अभी तो फटाक से बोल दिया एक टॉफी का दाम इतना होता है, चलो 20 टॉफी का दाम बताओ इस हिसाब से। अभी तो पहले क्या किया आपने, अभी तो पहले ही आपने एज्यूम कर लिया ना। काम करता हूँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, पहले ही पता चल गया आपको। एक काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा खेल खेलते हैं। यहाँ पे 20 टॉफियाँ हैं, 20 टॉफियाँ हैं, इसका दाम जो है 50 रुपया है, ये ना 50 रुपीज़ है। तो हमसे कह रहा है कि 50 टॉफियों का जो दाम होगा वो कितना होगा बताओ। 20 टॉफी का दाम 50 रुपया, तो 50 टॉफी का दाम कैसे पता चला, अभी नहीं ना तुरंत आया। अभी देखिए मुंह से क्या निकल रहा है, 150, जो कि गलत है। 150 रुपीज़ नहीं होगा, ये गलत है। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पता है कि ये देखो ये 20 टॉफियों का दाम 50 रुपया दिया है, तो हमको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि एक टॉफी का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक टॉफी का निकालो। अब एक टॉफी का तब निकालोगे तो क्या होगा, इस 20 को इसके नीचे भेज दोगे तो 50/20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 टॉफी का जो दाम आया वो 2.5 रुपया आया, यानी 2.5 रुपीज़ आ गया। अब जब एक टॉफी का दाम हमको पता चल गया तो अब जितनी भी टॉफी तुम पूछो हम बता देंगे। कितना पूछा था, 50 का 50 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 50 इधर भी 50 इधर भी, तो 50 मतलब 50 का गुणा एक बार 2 से होगा, फिर एक बार 50 का गुणा 0.5 से होगा, दैट मीन 100 + 25, और ये आ जाएगा 125। मिल गया, है ना। तो अगर मुझे एक टॉफी का दाम पता रहेगा तो मैं जितनी भी बोलोगे बता दूंगा। फायदा है कि नहीं है। तो ये 50-60 टॉफियों का दाम जान के क्या करोगे, ये यहीं पे खेल, यहीं पे दिक्कत है। मतलब ये जो खेल है वही है, इसमें एल लेंथ की लंबाई, मतलब ऐसे दिया गया कि 20 टॉफियों का दाम दे दिया गया है, समझ आ रहा ना। तो 20 टॉफियों का दाम देने से फायदा होगा कुछ, लेने से नहीं। हमको चाहिए 1 टॉफी का, अगर 1 टॉफी का पता रहेगा तो हम कितनी भी टॉफियां पूछोगे बता देंगे। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, यूनिट लेंथ का मान, यानी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। जब ये पता हो जाएगा तो फिर खेल खत्म। चलिए सबसे पहले यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम करते क्या है सर, जो टोटल होता है ना उससे डिवाइड करते हैं। यानी कितनी टॉफियों का निकाला, 20 टॉफियों का, तो 20 को क्या कर दिया था, नीचे भेज दिया था, एक टॉफी का निकल गया था। ऐसे ये जो फोर्स आया है वो एल लेंथ का है। मुझे अगर यूनिट लेंथ चाहिए तो एल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस सिंपल, है ना। यानी जितनी लेंथ थी इसकी उतने से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट लेंथ मिल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा था। बस ये टॉफी वॉफी तो सिर्फ बहाना था, मुझे ये समझाना था, ठीक है। तो मेनली हम क्या करेंगे, यूनिट फोर्स एट यूनिट लेंथ, फोर्स एट यूनिट लेंथ। अगर हम यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाले तो क्या होगा, देखो F12 है और F12 में डिवाइड कर देंगे किससे, L लंबाई पे निकाला था तो L से, इधर भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन I1 I2 L अपॉन पूरे के नीचे हो जाएगा 2πd हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा L से L क्या हो जाएगा खत्म, L से L क्या हो गया खत्म, है ना, L से L खत्म। अब L से L खत्म तो क्या मिल गया हमको, F12 अपॉन L। अब ये बार बार F12 अपॉन L लिखने से बढ़िया है एक सिंबल लिख दो और बोल देना कि ये यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स बता रहा है। टोटल को क्या बोल दो, कैपिटल F, ठीक है ना। ये कैपिटल F किसके लिए है सर, 1 का है, और ये क्या बता रहा है, यूनिट लेंथ बता रहा है। ओके समझ में आ रहा है ना। तो यानी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या गया 2πd आ गया। ये जो आया फोर्स यही क्या है आपका, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। लेकिन ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखेंगे। अब कई महानुभावी क्या करेंगे, फिर से 2 से 2 क्या कर देंगे, काट देंगे यहाँ से। अरे भाई लाया इसीलिए, काटने के लिए थोड़ी लाया है। अब 2 से काट देंगे तो फिर तो वही बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। कई लोगों का मैंने मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा देखा है,
एक बार मैंने ऐसे कराया था एक क्लास के अंदर, क्या हुआ कि मैंने बोला कि एक काम करिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने रीज़न नहीं बताया था, गलती मेरी थी कि मुझे रीज़न बता देना चाहिए था कि मैं क्यों कर रहा था। तो मैंने जो ही 2 से कहा मल्टीप्लाई करने के लिए, वो काट के फिर से वहीं पे बैठे हैं सब, कह रहा है कि हाँ फिर से तो वही आ गया, तो फिर मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने देखा ऐसे ही, इसलिए मैं बता रहा हूँ, काटना नहीं है, कारण मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में कारण ये होता है कि मैं इस 2 पाई में जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 पाई बन जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाएगा। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है ना, 10⁻⁻7। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आ रहा समझ में मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आगे जाके मुझे ये सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो देख लो यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे F1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको अलग रख लेंगे, और यहाँ पे 2I1 I2 अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, तो ये जो निकला है यही है सर फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। ये किस पे लग रहा है, पहले कंडक्टर पे। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, सेकेंड कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। क्लियर है, ड्यू टू 1। क्लियर है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे 2 पर 1 के द्वारा। ठीक है, 1 के द्वारा, तो बस यहाँ पे चीज़ों को बस बदल देना है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 1 कर दो, यहाँ पे भी 2 1 कर दो, यहाँ पे भी 2 1 कर दो। अब जहाँ जहाँ 1 2 है वहाँ पे 2 1 कर दो, यहाँ पे भी 2 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 कर देना। ओके, यहाँ पे 2। क्लियर। अब देखो चेंज क्या होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पे 2 के जगह पे क्या लगा दोगे, 1। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ओके, बाकी सब कुछ वही, यहाँ पे क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे I2 I1 I2 हो जाएगा यहाँ पे L2। तो L2 का मतलब तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि L2 जो है L ही है, L1 भी L ही है, तो दिक्कत है ही नहीं। तो ले देंगे पूरा फॉर्मूला, फिर अगेन वही बन जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं है। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर है, तो 1 के द्वारा लगने वाला फोर्स पता चल गया, और मतलब 1 के द्वारा 2 पे जो लग रहा है फोर्स वो पता चल गया, और 2 के द्वारा जो 1 पे लगाया जा रहा है फोर्स वो भी पता चल गया। तो आई होप आपको ये पता चल गया कि अगर 2 कंडक्टर हैं स्ट्रेट और करंट कैरिंग है, ओके, तो उस केस में वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, पता चल गया। ठीक, दूसरी बात ये पता चल गई कि अगर हमारे पास एक क्या बोलते हैं लॉन्ग वायर है, या सीधा बोलो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, तो उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक, तीसरी बात ये भी पता चल गई कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर लेके जा रहा हूं, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ये भी पता चल गया। तो आई होप आप लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले ली, है ना। ओके, समझ में आ रहा ना पूरा, बिल्कुल। तो इतना आप क्या कर लेंगे, पहले नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या है, ये पहले लिख लीजिए आप, ये पहले लिख लेंगे कि ये क्या हमने पढ़ा है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ठीक है ना। और यहां पे लिख दीजिएगा व्हेन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी लिख लीजिएगा, ईच अदर। ठीक ठीक, अब ये हम लोगों ने तीसरी बात पढ़ ली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। तो ले देखिए हमारा मामला क्या है, सॉल्व है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। ठीक है, 3 बातें याद रख लेंगे यहाँ से। पहली बात कि कितना फोर्स लगा रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो रही है, और अगर इसके सामने दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जा रहा है तो कितना फोर्स ये दूसरे पे लगा रहा है। ओके,
ये सभी बातें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका खेल यहाँ पे खत्म होता है। ओके, इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।